नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जल्द ही मैं अपनी वीडियो अपनी चैनल पर लेकर आऊँगा और आज मैं हाजिर हूँ राजनीतिक विज्ञान की एक बहुत ही अहम टॉपिक भारत के संवैधानिक विकास को लेकर। ये मेरी पूरी कोशिश हाल के दिनों में ये रहेगी कि बिहार के तो बहुत ही बड़े एग्जामिनेशन होने वाले हैं और खास करके ग्रामीण अंचल के अगर छात्र छात्राओं के लिए देखेंगे, ग्रामीण अंचल के अभ्यर्थियों के लिए देखेंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यानी बीपीएससी के द्वारा जो एक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है इस बार, मतलब कि जो पूर्व में शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया थी अब उसको बदला गया है बिहार सरकार के द्वारा और अब बीपीएससी को ये कार्य सौंपा गया है कि वो परीक्षा ले अभ्यर्थियों का और इसके द्वारा जो है वो पूर्ण वेतनमान वाले यानी राज्य कर्मी की दर्जा प्राप्त शिक्षकों की अब नियुक्ति का मार्ग एक बार फिर से खुल गया है। और ये बिहार की बहुत बड़ी एग्जामिनेशन है। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जो इस उम्मीद में थे कि जल्द से जल्द ये वैकेंसी आएगी। दूसरी जो आप देख पा रहे हैं कि 20 तारीख से, इसी महीने की 20 तारीख से बिहार पुलिस की जो अभ्यर्थी हैं उनके भी आवेदन फॉर्म ली जा रही है सरकार के द्वारा। तो बिहार पुलिस की जो परीक्षा है वो ग्रामीण कस्बे के बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है और इस बार सीटों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। तो ऐसे में हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन दो एग्जामिनेशन को फोकस करके जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं इन दो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो उस टॉपिक पर विशेष परिचर्चा होगी इस चैनल के माध्यम से। इसके बाद ये भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज भी हर सप्ताह जो है कम से कम 2-4 वीडियो जो है आप लोगों को जरूर उपलब्ध हो पाए। खैर, अब चलते हैं, हम आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज की हमारा टॉपिक जो है वो है भारत का संवैधानिक विकास। मतलब कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। लेकिन ये संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो संविधान सभा के द्वारा बनाई गई, दरअसल उस संविधान के लिखित स्वरूप के दर्शन कहाँ से होते हैं। तो अगर हम लोग संविधान के विकास की गाथा को देखेंगे तो हम लोगों को बहुत पीछे आना पड़ेगा और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था, वो पहला लिखित एक दस्तावेज था, एक लिखित डॉक्यूमेंट्स था जो जहाँ पे हमको संविधान की एक झलक मिलती है। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले हमको जरा अतीत में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इस बात को कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, आखिर किन परिस्थितियों में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा ठहर कर कंपनी के गठन पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई, कैसे उसका गठन किया गया। और इसके लिए आप लोगों को हम एक चार्टर, एक राजलेख की तरफ ले जा रहे हैं, जो इंग्लैंड की उस समय की तात्कालीन जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर पारित किया गया था और वो 1600 का चार्टर था, जिस पर कि हम पहले चर्चा कर लेना चाहेंगे। और ये महत्वपूर्ण है, इससे आपकी एक कॉन्सेप्ट बनेगी, आप समझ पाएंगे कि कैसे कंपनी को गठित किया गया था। तो आज हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट, यानी कि जिसको हम लोग राजलेख कहते हैं। और ये आपको, चूंकि हमने पहले ही कहा कि ब्रिटेन की जो उस समय की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके द्वारा इस चार्टर लेख जो राजलेख है, ये चार्टर एक्ट जो है उसको लाया गया था। दरअसल 31 दिसंबर 1600, ध्यान रखेंगे हम इस तिथि को क्योंकि ये महत्वपूर्ण तिथि है। इसी तारीख को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया है। तो 31 दिसंबर 1600 को द मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक दल थी और उसी दल के द्वारा आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करते हैं, प्रारंभ में जो कंपनी गठित की गई थी उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। लेकिन चूंकि हम लोग व्यवहार में एक शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रयोग करते हैं और आगे की क्लास में भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी ही प्राय प्रयोग करेंगे।
लेकिन ध्यान रखेंगे हम कि ईस्ट इंडिया कंपनी नामकरण जो है वो 1833 में जाके होती है, जबकि 31 दिसंबर 1600 को जो कंपनी गठित की गई थी महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, तो उस कंपनी का मूल नाम जो है वो कुछ और था, और वो एक बड़ा सा नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये इस कंपनी का पूरा नाम है, मैं दोहरा दे रहा हूं, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। दरअसल यह इस कंपनी का पूरा नाम था, जिसको कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। और इस कंपनी को जिस समय गठित किया गया था, आपकी जानकारी के लिए एक दिलचस्प पहलू मैं बता दूं कि कुल 217 शेयर धारक थे इसमें, जिन शेयर धारकों में महारानी एलिजाबेथ प्रथम खुद एक शेयर धारक थी। उस समय इस कंपनी के पास जो कुल पूंजी थी वो 30,133 पाउंड की कुल पूंजी थी। और दरअसल ये कंपनी आप देखेंगे कि पूर्व के देशों में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, तो कई सारे, आप अगर आधुनिक भारत को जब शुरुआत करेंगे तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन को जब हम पढ़ेंगे, चाहे वो पुर्तगाल की कंपनी यहाँ पे आई, डच कंपनी आई, फ्रांसीसी यहाँ पे आए, डेनिश यहाँ पे आए, तो उन तमाम कंपनियों के साथ साथ इंग्लैंड की भी एक कंपनी, ब्रिटेन से भी कंपनी आई, और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है जिस कंपनी का गठन किया गया था, भारत सहित पूर्व के देशों के साथ उनको व्यापार करने का एकाधिकार मिला। और ये 15 वर्षों का एकाधिकार था कि पूर्व के देशों के साथ जाकर ये कंपनियां जो है वो अपना व्यापार करेंगी। और इस कंपनी को संचालित करने के लिए उस समय एक निदेशक मंडल का भी गठन किया गया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले जो अधिनियम है या 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट है, वहां पे इसके स्वरूप में जो परिवर्तन किए जाते हैं उसको वहां पे समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम समझेंगे इस बात को कि कंपनी को संचालित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उस समय कुल 24 सदस्य थे, और इस 24 सदस्य का चुनाव जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जाता था। और इसके लिए एक रूल्स बनाई गई थी कि उस कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर्स जो 500 पाउंड या जिनके पास 500 पाउंड से अधिक के जो शेयर होल्डर्स हैं, वो इस 24 सदस्यों की जो सीओडी की परिषद थी उसके चुनाव में जो है वो हिस्सा लेती थी। मतलब साफ है कि निदेशक मंडल के जो 24 सदस्य थे, उन 24 सदस्यों के चुनाव में कौन हिस्सा लेते थे, तो कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास 500 या उससे अधिक 500 पाउंड या उससे अधिक के शेयर जो थे उनके पास थे। और एक और अहम पहलू है कि सीओडी के सदस्यों का जो चुनाव था वो 1 वर्ष के लिए ही किया जाता था उस समय। बाद में देखिएगा कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं उसमें इस अवधि को बढ़ा दिया जाता है, और सीओडी के सदस्यों की जो अवधि है, कार्य अवधि है, उसको 1 वर्ष से बढ़ा के 4 वर्ष कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रारंभ में, मतलब कि 31 दिसंबर 1600 को जब कंपनी का गठन किया गया था, तो उस समय सीओडी के सदस्यों की कार्य अवधि जो थी वो 1 वर्ष की ही थी। यहीं पे हम कुछ कंपनी के बारे में और भी चीज आपको हम बता दें, क्योंकि आगे चल के आप देखिएगा कि 1813 का जो अधिनियम आता है, उस 1813 के अधिनियम में आप देखिएगा कि कंपनी के जो व्यापारिक विशेषाधिकार हैं, मतलब कि जैसा कि आपने देखा कि 15 वर्षों का व्यापार का एकाधिकार उनको मिलता है, बाद में देखिएगा समय समय पे इसको बढ़ा दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र कंपनी थी जो ब्रिटेन से आके भारत में या जो पूर्व के कुछ अन्य देश थे वहां पे व्यापार करते थे, कोई अन्य कंपनियां यहाँ नहीं आ सकती थी। लेकिन आप देखिएगा कि 1813 में आके कंपनी के इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि उस समय भी 2 अपवाद रह गए, 2 चीजों को छोड़ दिया गया, और इसलिए कई दफे पूछ लिए जाते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि 1813 में जो कंपनी का विशेषाधिकार जो है उसको वापस कर लिया गया, यानी कंपनी के विशेषाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन 2 चीजें रह गई थी। एक चीन के साथ व्यापार का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रही, और चाय का व्यापार, इस पर भी एकाधिकार बना रहा उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर आप बाद में देखिएगा कि 1833 में जो चार्टर आता है, उस 1833 में आके फिर देखिएगा कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। मतलब वहां पे जो
चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का जो विशेषाधिकार कंपनी के पास रह गया था, उस विशेषाधिकार को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी के केवल राजनीतिक कार्य ही बच जाते हैं, मतलब। और उसके बाद देखिएगा कि कंपनी केवल राजनीतिक कार्यों में केवल भाग लेती है, केवल उसका मुख्य काम राजनीतिक गतिविधियों को ही संचालित करना रह जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों से आप देखिएगा कि यहाँ हमारे देश के अंदर जो है वो काफ़ी गहरा क्षोभ, आक्रोश उत्पन्न होता है। और इसका एक परिणति था, एक परिणाम था 1857 का विद्रोह, जिसको कि हम 1857 के अगर विद्रोह को हम देखेंगे तो 1857 के विद्रोह को कई सारे इतिहासकारों ने, कई सारे विचारकों ने जो है उनको मतलब भारत की आज़ादी का, स्वाधीनता का पहला संग्राम भी कहा है। तो इस 1857 के विद्रोह के द्वारा आप देखिएगा कि एक तरह से ब्रिटिश कंपनी की जो शासन पद्धति थी उसकी नींव को ये विद्रोह एक तरह से झकझोर कर रख देता है। और जिसके कारण आप जस्ट देखिएगा कि इस विद्रोह के दमन के बाद, क्योंकि विद्रोह को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विभिन्न कारणों से जो है उसके दमन करने में सफल रहती है, लेकिन 1857 का विद्रोह जो है वो एक तरह से एक संकेत दे गया कि अगर कंपनी अपने राजनीतिक कार्यों को या सही ढंग से वो प्रशासनिक कार्यों को नहीं देखेगी तो आने वाले समय में यहाँ पर कंपनी के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है। और उसी के कारण आप देखिएगा कि जल्द ही 1858 में आके तुरंत एक अधिनियम लाई जाती है, एक चार्टर लाई जाती है। और 1858 में जो अधिनियम लाया जाता, उस 1858 के अधिनियम के द्वारा की जो शासन है उस कंपनी शासन को ही समाप्त कर दिया गया। मतलब कि उसके बाद आप देखिएगा, इसको ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि किस अधिनियम के बाद जो है भारत की शासन जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, क्योंकि इससे पहले क्राउन का शासन जो है वो कंपनी के द्वारा था, मतलब कंपनी के द्वारा जो है क्राउन का शासन भारत में था। लेकिन इसके बाद देखिएगा 1858 का जो अधिनियम लाया जाता है, उस 1858 के अधिनियम में कंपनी शासन खत्म हो जाती है पूरी तरह से, और भारत की जो शासन है, प्रशासन है यहाँ का, वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश ताज के हाथों में चली जाती है। और उसके बाद देखिएगा कि 1874 में जाके इस कंपनी को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो ये एक तरह से हमने एक कंपाइल करने की कोशिश किया कि कैसे कंपनी गठित की गई। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि 1773 के जब हम रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ आएंगे तो वहाँ पे आप एक बेहतर समझ के साथ इसको समझ पाएंगे। फिलहाल एक बार फिर से हम इसको समराइज कर लेते हैं। कुछ 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहली बात तो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। और इसमें कुल 217 शेयर होल्डर्स थे उस समय। इसकी कुल पूंजी जो थी प्रारंभ में 30,133 पाउंड थी। और कंपनी के संचालन के लिए एक निदेशक मंडल बनाई गई थी जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया था, सीओडी उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहेंगे। उसमें 24 सदस्य थे सीओडी के। उन 24 सदस्यों का जो चुनाव है वो चुनाव जो है प्रत्येक 1 वर्ष के लिए कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, मतलब वैसे शेयर होल्डर्स जिनके पास 500 पाउंड या उससे अधिक के शेयर थे, वो आपको उस चुनाव में, उन 24 सदस्यों के चुनाव में हिस्सा लेते थे। ठीक है। और बाद में देखिएगा कि 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, जिसमें चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का अधिकार 1813 में बना रहता है कंपनी का। और 1833 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है और इसके बाद कंपनी का कार्य केवल राजनीतिक कार्य ही रह जाता है। और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जो अधिनियम लाई जाती है, उस अधिनियम में आप देखिएगा कि कंपनी शासन को ही समाप्त कर दिया जाता है, भारत की शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है। जबकि 1874 में फिर अंत तक कंपनी भी समाप्त हो जाती है। तो ये इस तरह से ये था चार्टर, मतलब 1600 के चार्टर को हम लोगों ने देखा। हम उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत ही बेहतर ढंग से इस चीज़ को समझा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस प्रकार से किया था। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसको कि नॉर्थ इंडिया एक्ट भी कहते हैं, उस नॉर्थ इंडिया एक्ट के क्या प्रावधान थे, कैसे लाए गए, किन परिस्थितियों में लाए गए, क्योंकि यह एक फाउंडेशन होगा। यहाँ से आप देखेंगे कि प्रत्येक 20 वर्ष के बाद जो है वो अधिनियम लाए जाते रहे। 20 वर्षों के लिए 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट लाई गई थी। तो
तो यहाँ के बाद आपको एक लिखित स्वरूप दिखाई पड़ेगा। ये जो 1600 का जो चार्टर है, ये हमारे संवैधानिक विकास का जो हिस्सा है, वहाँ ये नहीं मिलेगा आपको, लेकिन चूंकि ये जानना बहुत जरूरी था, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस क्लास से फायदा उठाया होगा। ये क्लास आप लोगों को लाभान्वित करेगी, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में, एक बेहतर क्लास में।